Welcome, students. We are going to start up with a very important chapter in economics, which is theory of demand. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड. अब डिमांड को समझने से पहले सबसे पहले ना आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा. करें फोकस. तो यहाँ पर एक बढ़िया सी गाड़ी है, देख रहे हैं आप. ये बढ़िया सी गाड़ी कौन सी गाड़ी है? यस, दिस इज ऑडी. नाउ कितने लोग हैं जो ऑडी खरीदना चाहते हैं? भाई मुझे तो खरीदनी है ऑडी, है ना. मेरा तो बहुत मन है कि मैं इस कार को खरीदूं. तो क्या जब मेरा बहुत मन है इस कार को खरीदने का, क्या मैं इसको अपनी डिमांड बोल सकती हूँ? नहीं. क्यों? क्योंकि अभी ये क्या है, ये एक मेयर विश है. मैं सिर्फ चाहती हूँ ऑडी खरीदना, ना मेरे पास इस समय पैसे हैं, ठीक है, और ना ही मैंने इसके लिए भी कोई एफर्ट डाले हैं. तो क्या मैं इसे अपनी डिमांड बोल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं बोल सकती. तो ये क्या है? ये एक सिर्फ विश है. और मेयर विश को हम क्या बोलते हैं? मेयर विश को हम बोलते हैं डिज़ायर. चलिए, अब मुझे पता है कि यार विश तो है ये मेरी, है ना, विश तो है, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं यार, मुझे बहुत मेहनत करनी है इसको पाने के लिए. आपको क्या लगता है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उसको हासिल करने के लिए? यस और नो? हाँ, यस. सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी विश तो है, मुझे खरीदनी तो है, और मैं एफर्ट भी कर रही हूँ. पर क्या मेरे पास अभी इस पॉइंट पे इतने पैसे हैं कि मैं ऑडी खरीद दूँ? नहीं. अभी मेरी ये विश जो है वो एफर्ट के साथ लग गई है. तो ये क्या हो गई है? वांट. सो व्हाट इज वांट? वांट मीन्स डिजायर प्लस एफर्ट. तो डिमांड कब है? डिमांड के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी है. पहली चीज़ है कि भाई ऑफ कोर्स मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँ. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. विश तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी से पैसे तो है मेरे पास, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? अवेलेबिलिटी. भाई मार्केट में ये जो गुड है वो अवेलेबल भी होना चाहिए. पता चला मैं तो खरीदने गई, जब मैंने पैसे भी जोड़े इस मॉडल के लिए, जब तक गई आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये तो आता ही नहीं है. तो क्या मैं इसे खरीद पाऊंगी? नहीं खरीद पाऊंगी. क्या ये मेरी डिमांड बन पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विलिंगनेस. चलिए, मैंने बहुत पैसा कमा भी लिया और मेरे पास इतने पैसे आ भी गए कि मैं इस मॉडल को ख़रीद सकूं. ठीक है, ये मॉडल मार्केट में अवेलेबल भी है, पर अब मेरा मनी नहीं है, मुझे ख़रीदना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं. मैं सोच रही हूँ कहीं इन्वेस्ट कर दूँगी, इतने किसके स्टॉक्स खरीद लूँगी. मैं क्यों खरीदूँ ये कार? ये तो लायबिलिटी है मेरे लिए, राइट. तो जब हमारे ये तीनों फैक्टर्स सेटिस्फाई होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड विलिंगनेस, तभी हमारी कोई भी चीज़ जो होती है वो क्या बनती है? डिमांड बनती है. तो अगर हम सिंपल भाषा में डिमांड की डेफिनेशन समझते हैं तो वो है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू quantity of a commodity which a consumer is willing to purchase at a given price during a period of time. तो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं डिमांड की, वो क्या कहती है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. कितनी वो कमोडिटी को कोई भी कंज्यूमर कौन है? जो सामान को खरीदता है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, वो खरीदना चाहता है. यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया हमारा? विलिंग. वो खरीदना चाहता है किस प्राइस पे? एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे. उसको हम बोलेंगे डिमांड. इट इज़ बैक्ड अप बाय 3 फैक्टर्स. 3 चीज़ें हैं जो डिमांड को बैकअप करती है कि ये 3 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए. बैक्ड अप बाय 3 फैक्टर्स. व्हाट आर दीज 3 फैक्टर्स? What are these 3 factors? Number 1 is availability of the good. Next is affordability. And the third one is willingness. Willingness
स्ट्रेस के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। जब तक चाहत नहीं है तब तक तो क्या ही होगा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो फिर क्या ही कर सकता है, कोई टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप विलिंग हो तो बाद में कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से डिराइव होता है वो यही होता है कि डिफाइन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इसको इजी क्वेश्चन समझ के इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड ने पूछा है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करने वाले हैं, वैसे तो अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड, पर टाइप्स ऑफ डिमांड के लिए मैं एक अलग से ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैं डिमांड को सीधा सीधा कवर अप कर रही हूँ, तो मैं आपको करा रही हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो पहला फैक्टर जो किसी भी चीज़ की डिमांड को इफेक्ट करता है वो है उसका प्राइस, ठीक है, वो है उसका प्राइस। प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी किसी भी चीज़ की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? अब मान लेते हैं किसी भी चीज़ का प्राइस है, गुड्स थे हमारे, मान लीजिए एक ये वाला गुड था ए, फिर ये वाला गुड था हमारे पास बी, ठीक है, या फिर हमारा यही गुड ले लेते हैं हम, ए गुड था, ठीक है, ऑलराइट। पहले उसका प्राइस था से ₹10, तो हम कितना खरीदते थे? हम ज़्यादा खरीदते थे उस गुड को। मेरे पास थे 50 रुपये, अब मैं कितना खरीद सकती थी इस गुड को? 5 यूनिट्स खरीद सकती थी, करेक्ट है। लेकिन अब मेरे पास, अभी भी मेरे पास 50 रुपये, पर इस गुड की कीमत कितनी हो गई है? ₹25, बहुत पैसे बढ़ गए हैं इसके। अब मैं कितना खरीद पा रही हूँ? सिर्फ 2 यूनिट्स ही खरीद पा रही हूँ, राइट। तो क्या हमने देखा? हमने देखा जैसे ही किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है वैसे ही उसकी जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है। क्यों फॉल हो जाती है? क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर फॉल हो जाती है, हम खरीद ही नहीं पा रहे उतना, क्योंकि हमारे पास पैसे तो लिमिटेड है, करेक्ट है कि नहीं है। तो हमारा प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इट्स डिमांड विल फॉल, करेक्ट। आया यहाँ तक समझ? इसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इसको दिखाएंगे कि भैया P इंक्रीज हुआ तो D क्या होगा? डिक्रीज होगा। P अगर डिक्रीज हुआ, दैट इज प्राइस अगर डिक्रीज हुआ, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है जी। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर को समझने के लिए हमें गुड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, गुड्स जो होते हैं ना, जो भी हम सामान खरीदते हैं वो दो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, ठीक है, एक होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स, ऑलराइट। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स जो हम नॉर्मली खरीदते ही हैं, जैसे हमारे बासमती राइस वगैरह वगैरह, ये सब हमारे नॉर्मल गुड्स हैं। अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है डिमांड? विद राइज इन इनकम, विद राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इनकम को हम डिनोट करते हैं Y से। और इन्फीरियर गुड्स क्या हो जाते हैं हमारे? इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जैसे कि बाजरा हो गया, ठीक है, या कोई भी सब स्टैंडर्ड गुड हो गया। जैसे बासमती की जगह हमने कोई मोटा चावल ले लिया, राइट। तो जो इन्फीरियर गुड्स है उनमें क्या हो रहा है कि जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है विद राइज इन इनकम, विद राइज इन इनकम।
क्यों होती है डिक्रीज विद राइज इन इनकम? भाई जब मेरी पेइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है तो मैं बेटर टाइप ऑफ गुड खरीदना पसंद करूंगी कि इन्फीरियर गुड पसंद करूंगी? ऑफ कोर्स मुझे बेटर गुड चाहिए, राइट? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मैं बेटर टाइप ऑफ गुड खरीदूँ। इज दिस क्लियर टिल हियर? तो अगर हमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर समझाना है तो हम कहेंगे वैसे तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट डायरेक्ट रिलेशनशिप किस केस में होती है? इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब आप इनकम ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लेन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, ऑलराइट? whereas in case of the inferior goods the demand decreases with the rise in income. ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें कवर अप करने ही हैं, ठीक है? तो अब इसको अगर हम एक मॉडल की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि सपोजिंगली एक पर्सन था, ठीक है, ऑलराइट, और उनकी जो इनकम थी वो थी ₹30,000, ठीक है? अब 30,000 में इंसान को अपना राशन चलाना था, तो वो 10,000, मतलब राशन आजकल बड़ा महंगा आता है, तो वो क्या करते थे अपने राशन को इंश्योर करने के लिए कि सब चीज़ें 10,000 के बजट में आ जाए। तो क्या होता था कि भाई जो चावल है बासमती ना लिया, दूसरी क्वालिटी का चावल ले लिया, थोड़ा सा इन्फीरियर ले लिया, है ना, टाटा टी नहीं ली, कोई और सस्ती चाय ले ली, लोकल चाय ले ली, राइट? तो ये क्या करा उन्होंने, क्योंकि अभी इनकम कम थी। अब इन पर्सन का प्रमोशन हो गया, इनकम बढ़ गई, इनकम हो गई से 60,000, इनकम बहुत बढ़ गई है। अब इनकम अच्छी खासी बढ़ गई है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। आप कहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को इन्फीरियर थोड़ी ना खिलाऊंगा, अब तो मैं सुपीरियर खिलाऊंगा। तो rather than buying that inferior quality of rice, he is buying what? Now he is buying basmati chawal, that is a superior quality. So what are we observing over here? That as the income of the consumer increases, their demand for normal goods increases, whereas the demand for inferior goods decreases. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अब पहली चीज़ हमें रिलेटेड गुड्स को समझने के लिए 2 कैटेगरी समझनी पड़ेगी। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि पेट्रोल एंड कार। पेप्सी एंड कोका कोला क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या हुआ? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में हमारा डिमांड का, इसके प्राइस का डिमांड पे कैसे असर पड़ता है? तो मान लेते हैं पेप्सी है हमारी ₹40 की और कोका कोला है, कोका कोला का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गया और कोका कोला मुझे मिल रही है ₹30 की। पेप्सी का प्राइस 40 ही है, चेंज नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन कोका कोला का प्राइस डिक्रीज़ हो गया, करेक्ट। अब क्योंकि कोका कोला का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जो है, जो रैशनल कंज्यूमर है, जो सोच समझ के डिसीजंस लेता है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो क्या करेगा? वो कोका कोला को ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेगा। तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो कोका कोला में शिफ्ट हो रही है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि भाई देखो, इन केस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी ठीक है, इफ अ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, अब प्राइस था वो इंक्रीज हो गया। कैसे? चलिए देखिए, यहाँ पे पेप्सी है, कोका कोला है, ठीक है। कोका कोला और पेप्सी पहले दोनों ही 40 रुपीज़ के आते थे। कोका कोला आज भी 40 रुपीज़ का आता है। पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, उसने कहा कि मैं तो 50 रुपये का बेचूंगा। अब पेप्सी ने ऐसा बोला 50 रुपये का बेचूंगा, तो उससे क्या होगा? इफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड
डिमांड फॉर ए सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज। तो अगर एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक का प्राइस फॉल हुआ तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के साथ चाहिए तो ज़रूरी सा है जिंदा रहने के लिए टाइप्स, है ना, हम तो एक साथ ही रहेंगे। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, तो क्या होगा? कंज्यूमर उसको खरीदेगा नहीं। जब उसको नहीं खरीदेगा तो जब अगर वो इस गुड को खरीदता, अब मान लीजिए कार का जो प्राइस है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कार खरीद रहा है, लेकिन हमें लगा यार कार का प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अब कार का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कंज्यूमर कम कार खरीदेगा। अब वो कार नहीं खरीद रहा है तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी उतनी नहीं बढ़ रही है, वो तो एग्जिस्टिंग डिमांड है, नहीं तो कोई भी नहीं आई। करेक्ट है? जितनी कार बिकेगी उतनी पेट्रोल की डिमांड भी बढ़नी थी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होता है तो जो डिमांड होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वो भी फॉल करती है। ऑन दी अदर हैंड जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो जो डिमांड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस? कि भाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। तो सपोज मुझे एक फ़ोन लेना है, ठीक है, मुझे एक फ़ोन लेना है और मैंने सोचा है कि भाई ये जो फ़ोन है अभी मार्केट में से सपोज 70,000 का अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे तुम लोगों ने बताया कि मैम अभी रुक जाओ फ़ोन लेने के लिए, आप ना अक्टूबर के टाइम पे लेना, अमेज़ॉन पे अच्छी सी सेल आती है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसका प्राइस क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। करेक्ट है? तो क्या मैं इसे, अगर मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ तो क्या मैं इसे प्रेजेंट में खरीदूंगी? बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी। जब मुझे पता है 2 महीने बाद सस्ता मिलेगा तो मैं अभी क्यों खरीदूँ उसको? करेक्ट? तो एक रैशनल कंज्यूमर भी क्या करता है कि व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो? दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल इन फ्यूचर। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई प्राइस जो है वो क्या हो रहा है? गिर रहा है फ्यूचर में, तो उसकी जो डिमांड होगी प्रेजेंट में, देन द डिमांड फॉर गुड इन द प्रेजेंट क्या हो जाएगी? वो राइज होगी कि फॉल होगी? ऑफ कोर्स अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस फॉल होगा फ्यूचर में तो उसकी जो डिमांड होगी प्रेजेंट में वो भी फॉल हो जाएगी, क्योंकि वो फ्यूचर में खरीदना चाहेगा। प्रेजेंट विल ऑल्सो फॉल एंड वाइस वर्सा। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस राइज हो जाएगा फ्यूचर में तो वो सोचेगा मैं प्रेजेंट में खरीद लेता हूँ, मैं बाद में क्यों खरीदूंगा, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि जब पता चलता है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं तो पेट्रोल पंप के बाहर बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई होती है, जैसे कि पूरी दुनिया का पेट्रोल आज ही यूटिलाइज कर देंगे, इसके बाद कभी खरीदना ही नहीं पड़ेगा। बट ये कंज्यूमर का बिहेवियर है। कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है? उसे पता है कि भाई कल से प्राइस राइज हो जाएगा तो आज एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ भाई, प्रेजेंट में अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जितना हो सके मैं अपने पैसे को बचाऊँगा। करेक्ट? नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो प्राइस मैटर नहीं करेगा, इनकम मैटर नहीं करेगी। अगर आपका किसी चीज़ का, आप किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हो, आपकी किसी चीज़ में प्रेफरेंसेस है, सपोजिंगली आप देखो मैगी है, हम चाहे मैगी 10 की आए, 12 की आए, 15 की आए, हम मैगी वाले लवर्स जो है वो मैगी खाएंगे, उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा किसी और ब्रांड में, ना उन्हें टॉप रामेन में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना यिप्पी में, ना किसी और में। मैगी मतलब मैगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो वो सारी चीज़ें जो कि कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है, गुड्स विच आर प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, उनकी डिमांड क्या होगी? हाई होगी। ऑन द अदर हैंड विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी विल बी लो।
एक पॉइंट और करते हैं विच इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। क्यों कर रहे हैं हम ये पॉइंट्स? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके MCQs बहुत अच्छे से सॉल्व हो सके। लॉन्ग में तो आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे MCQs बनते हैं और उस पर केस स्टडीज़ बनती है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है और क्यों है। तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि एक चीज़ होती है टैक्सेस और एक चीज़ होती है सब्सिडीज़। ओके, तो जब किसी भी चीज़ पे हम टैक्स इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी उसका प्राइस है प्लस टैक्स लगाएंगे तो उसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड सब्सिडीज़, जो कि रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट में, तो उसने क्या कहा कि जो प्राइस है उसमें से माइनस हो जाएगी सब्सिडीज़। करेक्ट है, यानी कि प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है हमारे कुछ बेसिक फैक्टर्स जो कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपका क्वेश्चन आ सकता है नेम एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, नेम एनी 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज़ तरीके से जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि कोई भी 3 डिटर्मिनेंट्स बताओ इंडिविजुअल डिमांड के। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब वो डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, हाउस होल्ड या फिर फर्म, और मार्केट डिमांड हुआ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। तो इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि किसी एक पर्सन की जो डिमांड है वो कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड इन्फ्लुएंस करेंगे? ऑफ कोर्स प्राइस से मेरी डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, इनकम से होगी, करेक्ट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से होगी, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से होगी। करेक्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मार्केट डिमांड के बारे में बात करें तो मार्केट डिमांड किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है? मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज से, क्योंकि वो किसी एक व्यक्तिगत पर्सन की नहीं, सबकी डिमांड करेगा। पॉपुलेशन से, अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे रिच पॉपुलेशन है तो लग्जरीज़ की डिमांड होगी। ओल्ड पॉपुलेशन है तो वहाँ पे उस तरीके के गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। पुअर पॉपुलेशन है तो नेसेसिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। राइट। सीज़न, ये भी मार्केट डिमांड को करता है। जैसे आजकल रेनी सीज़न है तो ऑफकोर्स डिमांड जो है वो अम्ब्रेलाज की, रेनकोट्स की बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स है जो मार्केट को, ओवरऑल डिमांड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये कुछ फैक्टर्स है जो कि किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? हमारे इंडिविजुअल की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक समझ